नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में बीते करीब 2 महीने से तबाही मचाई हुई है और अब जाकर कोरोना के नए आंकड़ों में थोड़ी कमी देखी जा रही है। तो वहीं एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर भी जल्द देखने को मिल सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को बताया जा रहा है। हालांकि दूसरी लहर के दौरान कोरोना आंकड़ों में कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन इस राहत के बीच अब एक नई आफत सामने आई है। कोरोना संक्रमितों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने सरकारों को सचेत कर दिया है। देश के दर्जनबंद राज्यों में इस बीमारी का कहर बरपा हुआ है। राजस्थान ने तो इसे महामारी घोषित कर दिया है, जबकि तेलंगाना सरकार ने भी इस बीमारी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया और अब राज्य में आने वाले हर केस की जानकारी देनी होगी और सतर्कता बरतनी होगी। तो वहीं महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो ब्लैक फंगस के कारण महाराष्ट्र में करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,500 से भी अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। और इसके साथ ही राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के मरीजों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों की अधिक मौत का कारण बीमारी के बारे में देरी से पता चलना है। साथ ही इंजेक्शन, जिसका नाम एम्फोटेरिसिन बी है, उसकी कमी भी एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र से राज्य में सप्लाई बढ़ाने को कहा है। आपको बता दें कि कोरोना मरीजों में सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और इस बीमारी के कारण मरीजों की आंखों की रोशनी तक जा रही है। और अब अलग अलग राज्यों ने एडवाइजरी जारी कर दी है और अब ब्लैक फंगस के बारे में भी तमाम चिकित्सकों को सतर्क और सचेत रहने के लिए कहा है और साथ ही साथ आम जनता से भी अपील की है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से खांसी, जुकाम या फिर कोरोना का कोई भी लक्षण है, आप तुरंत उसकी जांच कराएं। तो आपको बताएं ब्लैक फंगस के कहां पर कितने केस है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर 2000 से ज्यादा केस बताए जा रहे हैं और 90 मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 281 और मौत हुई है 31। हरियाणा की अगर बात करें तो वहां 177 केस देखे जा रहे हैं और मृत्यु का आंकड़ा वहां पर है 10। राजस्थान की बात करें तो यहां पर 400 के आसपास बताए जा रहे हैं, मृत्यु हुई है 2। उत्तर प्रदेश में 150 और मृत्यु का आंकड़ा यहां पर 3 है। तो अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहां पर 48 केस सामने आए और मृत्यु का आंकड़ा यहां पर भी 3 ही है। तो जिस प्रकार से तमाम राज्यों के आंकड़े हमने आपको दिखाया, उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि अभी तो हम कोरोना की दूसरी लहर से ही जूझ रहे हैं और जिसमें भी आंकड़ों में सिर्फ कुछ ही कमी देखी जा रही है, लेकिन चिकित्सकों ने और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों ने सचेत कर दिया है कि तीसरी लहर भी आएगी। हालांकि अभी उसमें थोड़ा सा समय है, कुछ महीने उसमें लगेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उसमें बच्चों को है। और साफ तौर पर यह चीज भी ध्यान देने योग्य है कि अगर किसी एक परिवार के 4 से 5 लोग अगर कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उस परिवार में भी ध्यान अपने आप पर तो देना ही और साथ ही साथ बच्चों पर भी देना जरूरी है, क्योंकि शायद यही एक प्रमुख वजह है कि परिवार के अगर अधिक लोग संक्रमित होते हैं तो वहां पर बच्चों के अंदर भी संक्रमण का खतरा फैलता है। लेकिन अब बच्चों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के आदेश न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दे दिए गए हैं, बल्कि तमाम राज्य सरकारों ने भी इस बारे में जनता को जागरूक करने की कोशिश जरूर की है। तो वे इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालांकि आंकड़ों में थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन इसे हम राहत देने वाले आंकड़े नहीं कह सकते। अब ऐसे में हमारे सामने 2 सबसे बड़े खतरे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक तो तमाम मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर दी है और कहा है सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर कि ये तीसरी लहर हालांकि आने में कुछ महीने का समय लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा इसमें बच्चों को लेकर उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ अभी भी अगर हम तमाम राज्यों के आंकड़ों की बात करें तो ऑलरेडी बच्चे इससे संक्रमित पाए जा रहे हैं और कई बच्चों में गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर कल ही की एक घटना का मैं जिक्र करूं राजस्थान की राजधानी जयपुर का, तो वहां पर माता पिता कोरोना से संक्रमित थे और न्यूक्लियर फैमिली थी, तो जाहिर सी बात है 3 ही प्राणी उनके घर में थे, माँ बाप और वो छोटा बच्चा 8 साल की उसकी उम्र थी। उसको कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, हालांकि वो असिम्प्टोमेटिक करार दिया गया, लेकिन जब उसको धीरे धीरे तकलीफ हुई, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया,
तो उसके शरीर के कई अंगों में सूजन पाई गई और जब जांच की गई तो वो कोरोना वायरस की वजह से ही उसके साथ ऐसा हुआ। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे की जान बचाई गई है। हालांकि जान तो उसकी बच गई है, लेकिन फिर भी बच्चों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। और साथ ही साथ तीसरी लहर जब आएगी तब आएगी, लेकिन बच्चे अभी से संक्रमित हो रहे। तमाम राज्यों के आंकड़े हमारे पास हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, कोरोना संक्रमण के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों में ब्लैक फंगस एक नई बीमारी यहां पर सामने आ गई है, जिसकी वजह से कई मरीजों की जान भी गई है, तो कई मरीजों को अपनी आंखों की रोशनी भी गंवानी पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे चंद्रसेन जी? उमंग, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से एक चुनौती स्वीकार की थी कोरोना संक्रमण की, लगभग 1 साल हो गया, दूसरी लहर का सामना कर रहा है। जब थोड़ी निजात मिली, राहत की बात हुई कि वैक्सीन लग गई है, बंद लग रही है लोगों को और कोरोना से लोग उबर रहे हैं, तो एक नई महामारी जो पोस्ट कोविड जो बीमारी है वो ब्लैक फंगस के रूप में सामने आई है, जिसने पूरे देश को चपेट में ले लिया है और बुरी तरीके से लोगों को संक्रमित कर रही है। खासतौर से ये उन लोगों पे होती है जो लंबे समय तक अस्पताल में रहते हैं, तो उनको ज्यादा ये सिम्टम पाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो लोग घर पे भी थे और जिन्होंने डॉक्टर की सलाह पर ये अपने आप स्टेरॉइड वगैरह लिए हैं, उसके कारण भी ये संक्रमण फैला है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग आंकड़ा लगभग 150 के आसपास है और लखनऊ में लगभग 55 और मेरठ में 52 मरीजों की पुष्टि हो गई है और वाराणसी में लगभग 30 के आसपास जो लोग हैं वो फंगस के पाए गए हैं। कल हमारी इसी मुद्दे पे बात हुई थी, जो केजीएमयू का माइक्रोबायोलॉजी विभाग है वहां पर जो बात हुई, तो उन्होंने कहा कि फंगस की लड़ाई में सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका है वो यही डिपार्टमेंट निकाल रहा है। इसी की वजह से माइक्रोबायोलॉजी की विभाग की वजह से ही लोगों को पकड़ में आ रहा है ये फंगस। तो उन्होंने बताया कि ये जो ब्लैक फंगस जो है ये ऐसी सतह पर पनपता है जहां पर शुगर की मात्रा अधिक हो, जैसे खराब होते फल, चीनी या अन्य सतह। यही वजह है कि ये फंगस अधिकतर शुगर वाले मरीजों पे हमला करता है, उनको संक्रमित करता है, क्योंकि उनके आसान शिकार होते हैं। खासतौर पे जो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं उनके इस्तेमाल से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ये फंगस सांस की नली में प्रवेश करता है और ब्रेन तक जा सकता है और धमनियों में इन्फेक्शन करता है। तो एक और कोरोना से लोगों की निपटने की तैयारी सरकार कर रही है, आम लोग भी जागरूक हुए हैं, वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो ये ब्लैक फंगस की जो बीमारी है ये एक नई चुनौती भारत के लिए है। उमंग जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही के कुछ दिनों में डॉक्टर के अग्रवाल का भी निधन हुआ था और उनके निधन के बाद भी अब वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठने लगे। हालांकि हमारा मकसद यहाँ पर ये बताने का वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह पैदा करना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कई चिकित्सीय रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि जिन भी लोगों को 2 वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। और देखा गया है चंद्रसेन जी, अगर हम बात करें तो जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनमें से अधिकतर लोगों को, जिनमें चिकित्सीय जगत के लोग भी शामिल हैं और तमाम ऐसे लोग जो कोरोना से डायरेक्ट मोर्चे पर लड़ रहे हैं ताकि हमारी जान बचाई जा सके, ऐसे में 267 डॉक्टर्स की अभी तक मौत हो चुकी है कोरोना से संक्रमण के बाद। और इन सभी डॉक्टरों को लगभग सभी डॉक्टरों को 2 वैक्सीन की डोज भी लग चुकी थी, जैसे कि डॉक्टर के अग्रवाल को भी लगी थी। अब ऐसे में संदेह आम जनता में तो आएगा ही, हालांकि इसे दूर भी किया जा रहा है, लेकिन एक नया शब्द यहां पर इजाद हुआ है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, यानी कि जिसको कोरोना वैक्सीन लगने के बाद में हो रहा है उसे नाम दिया जा रहा है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। और इसके तहत ये गंभीर चेतावनी दी गई है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आप ये नहीं सोचें कि आपको कोरोना नहीं होगा और आपको तमाम एहतियात जरूर बरतनी है। चंद्रसेन जी, देखिए उमंग, 2 ही चीजें संक्रमण से, कोरोना के संक्रमण से बचा सकती हैं। पहली वैक्सीन और दूसरी सावधानी। वैक्सीन की कमी हो या जिनको वैक्सीन लग गई हो, ये एक पहला मुद्दा है। लेकिन सावधानी, वैक्सीन के बाद भी अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लोगों ने यही किया, वैक्सीन के निकलने के बाद उनको ये लगा कि ब्रह्मास्त्र है और इसके बाद वो अजर और अमर हो गए हैं, उन्होंने अमृत की प्राप्ति कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है जी। उन्हीं लोगों को कोरोना हो रहा है जो वैक्सीन के बाद, जिन्होंने कोविड के नियमों को पालन करना छोड़ दिया, लोगों के भीड़ में जाने शुरू कर दिया, मास्क का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं किया या फेस शील्ड का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, उनको तेजी से पकड़ा है। लेकिन ये भी रिपोर्ट सामने में आती है जिनको पहला डोज भी मिल गया है उनको भी कोरोना का संक्रमण चपेट में तो लेता है, लेकिन वो अस्पताल तक या वेंटिलेटर तक नहीं ले जाता। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि आप अजर और अमर हो गए और ये कोरोना का संक्रमण आप पे फैलेगा नहीं। आपको कोविड के उन नियमों को पालन करना पड़ेगा, साथ में उन सभी चीजों से सावधान रहना पड़ेगा जिनके कारण कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। उमंग
जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और साथ ही अगर हम बात करें तीसरी लहर की, जो कि जैसे कि डॉक्टर्स भी बता रहे हैं, मेडिकल जगत के जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में तीसरी लहर आ सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल चंद्रसेन जी ये है, एक तो हम कोरोना से जूझ रहे हैं, ब्लैक फंगस एक और बीमारी यहाँ पर आ गई है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन भी यहाँ पर आ गया है, और न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी इसके कई मामले देखे गए हैं। और साथ ही साथ इन तमाम चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, लेकिन हम शायद सबक नहीं लेना चाहते। पहली लहर का हमने सफलतापूर्वक मुकाबला किया और भारत ने एक, हम कह सकते हैं कि एक नया रिकॉर्ड सा बनाया था। तमाम देशों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत सबसे जल्दी इस पहली लहर से निकलने वाले देशों में शुमार था। लेकिन उसके बाद में हमने क्या किया, हमने लापरवाही बरती, न सिर्फ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, बल्कि हमारे द्वारा भी लापरवाही बरती गई। हमने मास्क छोड़ दिया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी, हमने सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना छोड़ दिया, और हाथ धोना तो दूर की बात हो गई। और शायद इसी वजह से जो दूसरी लहर है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक रूप से बढ़ी। अब यही अंदेशा तीसरी लहर के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि 31 मई के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में वहां के कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए अनलॉक उन्हें किया जाएगा। यानी कि फिर से हम वही लापरवाही बरतने जा रहे हैं जो हमने पहली लहर के बाद बरती थी। तो क्या आपको नहीं लगता चंद्रसेन जी, अभी जो लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, सबसे एकमात्र कारगर उपाय वैक्सीनेशन के बाद में कोरोना से बचने का यही लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं? और ठीक है, हर राज्य की, और अगर हम देश की भी आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो प्रभावित हो रही है, लेकिन उसे भी एक, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा देश की आर्थिक स्थितियां भी ठीक हो, आर्थिक ढांचे को कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन सावधानी बरतनी लगातार जारी रहे, लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां जारी रहे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल उमंग, देखिए, अगर जीवन रहेगा तो रोजगार के तमाम तरह के साधन उपलब्ध होते रहेंगे, और सरकारों ने इस तरह के प्रयास भी किए हैं कि जिनकी जो आंशिक कर्फ्यू कहें या लॉकडाउन की बात करें, तो जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जो वो लोग जो रोज सुबह कमाते हैं और शाम को उनके घर में चूल्हा जलता है, उनके लिए व्यवस्था की गई। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने आज ये घोषणा करी कि लगभग 14 करोड़ 71 लाख लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा। वो 5 किलो जो राशन मिलेगा उसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल होगा। ये वन नेशन और वन कार्ड योजना के जो लाभार्थी हैं उनको इससे लाभ मिलेगा और मजदूरों को भी मिलेगा। जिनके पास राशन कार्ड की सुविधा नहीं भी है उनको भी ये निःशुल्क तो नहीं मिलेगा, लेकिन जहां सस्ते राशन की दुकानें हैं उस राशन की दुकान पर जाकर के जो प्रवासी मजदूर हैं या जो बाहर से आए हैं, इनके पास कोई कागज नहीं, उनको भी देने की व्यवस्था करी गई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये रोजी रोटी का साधन जो है वो तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी सरकार के लिए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि जो जान का जोखिम है, जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है। हम सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं कि लगातार सरकारी आंकड़ा जो है वो कोरोना का कम होता जा रहा है, लेकिन वहीं पर स्थिति कुछ दूसरी है। अब अगर सरकारी आंकड़े जो सरकार दे रही है वो आंकड़े लिए जाएं, और जो सौदा केंद्र है या शमशान केंद्र है जहां पर लोगों की अंतिम क्रिया की जाती है, अगर वहां के आप आंकड़े उठा लें तो उन आंकड़ों में ही फर्क है, क्योंकि सरकार के आंकड़े वो भी है शमशान गृह वाले, और सरकार के आंकड़े ये भी है कि अस्पताल से कितने मरे। तो ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और ये आंकड़ों की बाजीगरी कौन कर रहा है, ये खेल कौन कर रहा है, ये भी चिंता का और जांच का विषय हो सकता है। सिर्फ ये कहने से कि कोरोना के आंकड़े कम हो गए, संक्रमण कम हो रहा है, ये आंकड़े सिर्फ किताबी बातें हैं, आंकड़ों की बातें हैं। फाइल गुलाबी करें या मौसम गुलाबी करें, उससे बात बनने वाली नहीं है। स्थिति कहीं दूसरी है, ये पूरा देश भी देख रहा है। उमंग, बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। स्थितियां अभी उतनी सुधरी नहीं है जितने कि ये आंकड़े ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आंकड़े भी कौन दे रहा है? ये आंकड़े तमाम राज्य सरकारें पेश कर रही हैं, केंद्र सरकार की ओर से पेश किए जा रहे हैं। और शायद इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि शायद सरकारें ये चाहती नहीं है कि कोई पैनिक की स्थिति हो। शायद इस वजह से भी इन आंकड़ों को साझा किया जा रहा है। और कई राज्यों में RT-PCR टेस्ट की बाध्यता भी खत्म कर दी है, और कई जगह से ये उदाहरण, माफ कीजिएगा, ये बताया जा रहा है कि हमारी लैब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, इसीलिए RT-PCR टेस्ट हमने कम कर दिए। कई राज्यों में अब कोरोना की टेस्टिंग और सैंपलिंग नहीं की जा रही है, और शायद इस वजह से भी ये आंकड़े कम हो रहे हैं। तो तमाम ऐसे कारण हैं जिस वजह से इन आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे, कोरोना के मामले भी कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आंकड़ों की ये कमी कहीं ना कहीं कुछ और भी इशारा कर रही है। खैर, हमारे साथ में उत्तराखंड से, राजधानी देहरादून से साक्षी साहनी हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। साक्षी, जानना चाहेंगे आपसे
जिस प्रकार तमाम राज्यों में ब्लैक फंगस और तीसरी लहर को लेकर एक अनजाना डर बना हुआ है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के कई मामले देखने को मिले हैं और तीसरी लहर के बारे में जो चिताया गया कि बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है, हालांकि कई जगह बच्चे ऑलरेडी इस कोरोना से संक्रमित होने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड का क्या कुछ हाल है, साक्षी? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तो एक मुसीबत बना ही हुआ है उत्तराखंड में, तो वहीं अब ब्लैक फंगस भी अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अगर करंट सिचुएशन की उमंग बात करी जाए तो 48 मरीज अभी तक मिल चुके हैं, जिसमें से 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कह सकते हैं उमंग की एक चिंता का माहौल बना हुआ है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है और वहीं राहत की बात उमंग अभी इस समय ये आ रही है कि जो उत्पादन है दवाई का वो उत्तराखंड में ही शुरू होगा और 2 फैक्ट्रियां जो हैं उसके लिए बना दी जाएंगी। अभी रिसेंट ही स्वास्थ्य सचिव ने ये बात सामने रखी है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 2 फैक्ट्री बनेंगी, जिसमें जो ब्लैक फंगस से लड़ने की दवाई होती है एन्फोटोसिन बी वो बनाई जाएगी। और ये भी खबर सामने आ रही है उमंग कि उसका उत्पादन उत्तराखंड से होगा और अलग अलग राज्यों में भी वो दवाई भेजी जा सकती है। यानी कह सकते हैं कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन हालांकि इस बीमारी से अभी सबके मन में दहशत जो है बनी हुई है उमंग। जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं दहशत अभी बरकरार है, हालांकि आंकड़ों में कमी जरूर देखी जा रही है। खैर, हमारे साथ में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्रा जुड़ चुके हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद मित्र जी। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, ब्लैक फंगस और जो तीसरी लहर है जिसमें बच्चों को ज़्यादा खतरा है, उसके बारे में तो मैं आपसे सवाल करूंगा ही, उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। और साथ ही साथ एक नया टर्म यहाँ पर इजाद हुआ है डॉक्टर के अग्रवाल की मृत्यु के बाद में। तमाम रिसर्च की जा रही है और अब 2 वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना से संक्रमित वो हुए और तमाम हमारे देश के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, जो तमाम चिकित्सीय जगत के लोग हैं, उनकी भी यहाँ पर मृत्यु हुई है। और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन नामक एक नया शब्द यहाँ पर इजाद हुआ है, जिसके मामले न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी देखे गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहा है जी, उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। एक, जो भी वैक्सीन अभी यूज किया गया है उससे जितनी इम्यूनिटी जनरेट हुई है जी, वो इम्यूनिटी सफिशिएंट नहीं है नए इन्फेक्शन को रोकने से, नंबर 1। जी, नंबर 2, वायरस के स्ट्रेन चेंज हो रहे हैं जिसके कारण कि हमें एडिक्वेट इम्यूनिटी नहीं मिली है। जी, तीसरी बात, वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन होता है, जी, यह तो ज्ञात है क्योंकि वैक्सीनेशन से एंटीबॉडी बनेगा, जी, डिजीज को रोकेगा, इन्फेक्शन को आप नहीं रोक पाएंगे। इन्फेक्शन और डिजीज में एक अंतर होता है जी, कि वायरस हम पे अटैक किया लेकिन हमारे अंदर इम्यूनिटी है तो हम डिजीज नहीं होने दिए, तो इन्फेक्शन तो हुआ लेकिन डिजीज नहीं हुआ। जी, तो जब हम वैक्सीन के इफिकेसी के बारे में बात करते हैं तो एक होता है कि डज इट प्रिवेंट इन्फेक्शन, दूसरा होता है डज इट प्रिवेंट डिजीज, और तीसरा होता है डज इट प्रिवेंट डेथ। जी, अभी तक जो हम लोगों की मान्यता थी कि वैक्सीन से इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं होता है, दिस वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी, और इसीलिए कहा जाता है वैक्सीन लगाने के बावजूद आप मास्क पहनिए। दूसरा था वैक्सीन से डिजीज प्रिवेंट होता है या नहीं। इसके मामले में बात था कि अगर डिजीज वैक्सीन लगाने के बाद होता भी है तो ये माइल्ड डिजीज होगा जी, एंड 100% रिकवरी होगी। इसलिए कहा गया कि अगर आप वैक्सीन लगा सकते हैं तो वैक्सीन लगाने के बाद आपकी मृत्यु नहीं होगी। जी। अब हमारे सम्माननीय अति प्रिय डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर के अग्रवाल जी, उनने दोनों वैक्सीन लिया हुआ था फिर भी उनकी मृत्यु हुई। तो ये जो एक मिथ था कि वैक्सीन लगाने के बाद मृत्यु नहीं होगी, अब इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह उठा है जी। और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई जी। अब उनके मृत्यु के कारण क्या हो सकते हैं? एक, या तो जो वैक्सीन लगाया गया उसने इम्यूनिटी नहीं दिया, दूसरा वो पहले से कोई ऐसी दवा खा रहे होंगे जिससे कि इम्यूनिटी लो रहती होगी तो एडिक्वेट इम्यून रिस्पांस वैक्सीन से नहीं मिला, तीसरा वायरस में कुछ ऐसा चेंज आ गया कि ये वैक्सीन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, चौथा
बहुत लोगों में देखा गया है कि जब इनिशियल डिजीज होता है और माइल्ड स्टेज में होता है, उस जी समय एडिक्वेट प्रिवेंशन नहीं किया जाता। जी लोग पुश करते हैं अपने आप को, दवा खाने के बावजूद काम कर रहे हैं। तो बॉडी को भी एडिक्वेट रेस्ट चाहिए। जी तो जो ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट और अर्ली ट्रीटमेंट चाहिए, वो यूजुअली डिले हो जाता है, और ये तब शुरू होता है जब बहुत सीरियस इलनेस हो गया। जी तो ये भी एक पहलू हो सकता है कि क्या जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, रेस्ट है, उसकी शुरुआत होने में देर तो नहीं हुई। जी तो इन सब पहलुओं के बारे में हमें सोचना पड़ेगा जब हम ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जहां दोनों वैक्सीनेशन होने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन सीवियर हुआ, और सभी कोशिशों के बावजूद अगर उनकी मृत्यु हुई है, तो इस पे अध्ययन होना जरूरी है। जी बिल्कुल प्रफुल्ल जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये तो आपने जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है इसके बारे में भी बताया, और वैक्सीन अगर लग गई है इसका मतलब ये नहीं है, जैसा कि अभी हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी जुड़े, उन्होंने भी कहा कि वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई अमृत घोल के पी लिया। वैक्सीन लगी है, आपको कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, जैसा कि आपने भी बताया कि वो डिजीज पर वार कर रहा है, इन्फेक्शन पर वार नहीं कर रहा, और आपको अगर वो इन्फेक्शन होता है तो आप एक बेहतर तरीके से उसका मुकाबला कर पाएंगे। सर, एक ब्लैक फंगस के बारे में बड़ा यहाँ पर चर्चा चल रही है तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से, और मेडिकल जगत के लोगों से भी ब्लैक फंगस के बारे में जानने को मिला है। ब्लैक फंगस से कितना डरने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात कि कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, इसके क्या कुछ कारण हैं? देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस एक नोन इलनेस है, और जो पहले भी होता था, जी पहले यूजुअली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में होता था। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के जो कैटेगरीज थे, जैसे जिनको पहले से डायबिटीज है, पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज है, या जिनको कैंसर हो गया है, कीमोथेरेपी चल रहा है, या किसी ऑटो इम्यून डिजीज के कारण उनको हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर या इम्यूनो सप्रेसेंट दवा दे रहे हैं, उनमें ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता था। और म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत ही इन्वेसिव डिजीज होता है, इन्वेसिव फंगस होता है, प्लस ये रैपिडली इन्वेसिव होता है। तो मान लो कि आज के डेट में किसी बॉडी पोर्शन में इन्फेक्शन हुआ, से अगर नाक में हुआ, तो ये बहुत ही रैपिडली प्रोग्रेस करता है, नाक से अंदर ब्रेन में चला जाता है, आंख में चला जाता है। अब कुछ केसेस आए हैं जिसमें कि म्यूकरमाइकोसिस पेट के अंदर भी देखा गया है। अभी हमारे मित्र लखनऊ में ही हैं, उन लोगों ने केस डायग्नोसिस किया है कि कोविड के बाद पेशेंट को रिकवरी के दौरान खून की उल्टी हुई और उसकी एंडोस्कोपी करी तो देखा कि पेट के अंदर भी म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। तो ये जो फंगस है बेसिकली उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनमें कि इम्यूनो सप्रेशन हुआ। अब इम्यूनो सप्रेशन कोविड के पेशेंट में क्यों होता है, यह समझना है, और किन पेशेंट में होता है। कोविड अपने आप में एक इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इन्फेक्शन होता है जो कि इम्यूनिटी को कम करता है। हमारे लिम्फोसाइट कंटेंट, देखिए कोई भी होता है सेल बेस्ड इम्यूनिटी लिम्फोसाइट से होता है, और बहुत बार हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि न्यूट्रोफिल इज टू लिम्फोसाइट रेशियो इज रिड्यूस्ड, और अगर न्यूट्रो NL रेशियो अगर कम है तो उसमें गंभीर कोविड होने की समस्या है। तो एक जो हमारा नॉर्मल किलर सेल है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, डायरेक्टली लिम्फोसाइट किल करते हैं, उनकी संख्या इस वायरस में घट रही है जी। अब दूसरा बैकग्राउंड, पेशेंट को डायबिटीज है तो पहले से उनकी इम्यूनिटी कम है, या पेशेंट का ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, पेशेंट को कोई इम्यूनोसप्रेसिव दवा दी जा रही है तो उनकी इम्यूनिटी पहले से कम है। अब तीसरी बात, स्टेरॉयड का अंधाधुन यूज हो रहा है। मैं बहुत ही क्रिटिकल होके कहता हूं कि बहुत सारे विशेषज्ञ लोग टेलीविजन पे आए और उनने कहा कि भैया कोविड का जांच मतलब ये 4 चीज खाओ, स्टेरॉयड खाओ, पैरासीटामोल खाओ, विटामिन खाओ, आइवरमेक्टिन खाओ, ब्ला 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 जी। अब इससे क्या हुआ है कि, और डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत शर्म की बात है
जी अब क्या हुआ है कि स्टेरॉयड खाने के लिए अंधाधुंध सभी लोग स्टेरॉयड खाए जा रहे हैं। जी अब प्रफुल्ल जी, स्टेरॉयड माफ बहुत माफ ही कीजिएगा, दोधारी आपको बीच तलवार में है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। एक छोटी सी चीज आपकी ही बात में मैं जोड़ना चाहता हूं। जिस प्रकार से आपने कहा कि जो होम आइसोलेट भी जो लोग हैं, और एक शब्द का इजाद हुआ है पिछले कुछ महीनों में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, यानी कि व्हाट्सएप पे एक फ्लो चल पड़ा है। कोई सी भी बीमारी आए, कुछ भी आए, तमाम फॉरवर्डेड मैसेज ऐसे आ जाते हैं जिनमें आप ये दवाई खा लीजिए, आप ये घरेलू इलाज कर लीजिए, आप ये काढ़ा पी लीजिए, आप ये कर लो, आप वो कर लो। और कोविड की विषय में अगर हम बात करें तो कुछ दवाइयां चल रही है, कुछ 5 से 7 दवाइयां हैं, जिनमें से कुछ का नाम आपने भी यहां पर लिया कि अगर आपको कोविड नहीं भी है, आपको खांसी जुकाम भी है, तो भी आप इन दवाइयों का सेवन कीजिए। और एक एक गोली उनमें से कम 500, 600, 700 mg तक की वो गोलियां हैं। और लोग बिना, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, बिना डॉक्टरी सलाह के मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, और मेडिकल वाले भी उनको दे रहे हैं कि वो मोबाइल में मैसेज दिखाते हैं कि ये देखिए सर, हमें कोविड तो नहीं है लेकिन प्रिकॉशनली हमें ये खानी है। जैसे कि एक जिंक कैल्शियम का यहाँ पर जिक्र हुआ, एजिथ्रोमाइसिन आजकल हर किसी के घर में मिल जाएगी, पैरासिटामोल हर किसी के घर में मिल जाएगी। बिना सोचे समझे खांसी जुकाम भी हुआ है, बस दवाइयां खानी चालू करिए जिसमें स्टेरॉइड भी शामिल है। ऐसे लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ही की बात में ये जोड़ते हुए आपसे पूछना चाहता हूं सर। देखिए, यही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जी क्लिनिकल डिसीजन तो एक डॉक्टर ही ले सकता है ना। जी अभी आपने बहुत सारी दवाइयों की बात करी, एजिथ्रोमाइसिन खा लो। मैंने पिछले 1.5 महीने 2 महीने में लगभग 800 से 900 कोविड पेशेंट का इलाज किया है। जी और मैं बता दूं, घर से लोग ये सारी दवाइयां खा के एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया के साथ हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा काढ़ा पी के गैस्ट्राइटिस और लूज मोशन के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो मुद्दा यह है कि जो भी दवाई दी गई है, हमें उसे उचित परिप्रेक्ष्य में ही यूज करना चाहिए। जी अब स्टेरॉयड कब जी। यूज करना है? इट हैज नॉट टू बी स्टार्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ डिजीज। ये हमेशा सेकेंड वीक में देना है, और उन्हीं लोगों को देना है जिसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जिनको सांस की तकलीफ हो रही है, जिनका SpO2 कम हो रहा है, या लंग का इन्वॉल्वमेंट 50% से ज्यादा है, जिनमें सीवियर बीमारी होने की संभावना है, जिनमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है। अब यह एक पैराग्राफ दिया गया कि हमें उसमें स्टेरॉयड देना चाहिए। अब इसको लेके सामान्य जनता में, अब न्यूज़पेपर में आ गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आ गया कि भैया स्टेरॉयड बड़े काम की दवा है। तो पहला दिन जुकाम खांसी हुआ, दुकान में गए, खरीद लिए। स्थिति भैया ऐसी थी कि कुछ एक समय ऐसा आ गया था कि स्टेरॉयड मिल ही नहीं रहे थे। सभी लोगों ने स्टेरॉयड खरीद के अपने घर में ले लिया था, जरूरतमंदों को भी स्टेरॉयड नहीं मिल रहा था। तो जब आपको उस दवा के बारे में जानकारी नहीं है, उस दवा को किस परिस्थिति में यूज करना है इसकी जानकारी नहीं है, और व्हाट्सएप के आधार पे जब अपना इलाज करते हैं, तो ये गड़बड़ियां होने की संभावना है। जी एक गड़बड़ी म्यूकरमाइकोसिस हो गया। दूसरा, स्टेरॉयड के कारण ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्लड शुगर 400 500 हो जाता है। घर पे लोग ब्लड शुगर मॉनिटरिंग नहीं करते। भैया गोली लाए, घर पे लाए, अपना खा लिए, और गोली खा लिए और अपना चल रहा है। देयर इज नोबडी मॉनिटरिंग। तो दूसरा का है कि अगर आप स्टेरॉयड ले भी रहे हैं तो आपका एडिक्वेट मॉनिटरिंग होना चाहिए, आपके ब्लड शुगर का तथा आपके ब्लड प्रेशर का, और एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर एंड ब्लड प्रेशर शुड बी डन। ये भी नहीं किया जा रहा है। तीसरी बात, स्टेरॉयड के कारण गैस्ट्राइटिस होता है, एसिडिटी होती है, पेप्टिक अल्सर होता है। बहुत लोगों में देखिएगा कि कोविड की बीमारी के बाद खून, लैट्रिन से खून आ रहा है और हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। ये सभी चीजों के पीछे कारण है बिना सोचे समझे इलाज शुरू कर लेना, खुद से इलाज शुरू कर लेना, व्हाट्सएप के नॉलेज पे शुरू कर लेना। बहुत सारे पेशेंट ने तो मुझसे उल्टा पूछा, मैं वीडियो कंसल्टेशन कर रहा हूं, कहते हैं डॉक्टर साहब आपने स्टेरॉयड नहीं दी। आज तो चारों तरफ स्टेरॉयड की बात चल रही है। डॉक्टर साहब आपने ब्लड थिनर नहीं दी, एक ब्लड थिनर का भी ब्लड थिनर नहीं दी। ब्लड थिनर भी हमें उसमें देना है जिसमें डिजीज की सीवियरिटी ज्यादा है, जिसमें इन्फ्लामेशन ज्यादा है, जिसमें इंट्रावास्कुलर कोagulation होने की संभावना ज्यादा है, जिसमें पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस के कारण ऑक्सीजन कम होने की संभावना है। अब ब्लाइंडली हर व्यक्ति में ब्लड थिनर भी नहीं देना है। तो ये जो अंधाधुंध बिना जानकारी के व्हाट्सएप के आधार पे कोविड का इलाज,
और आज के डेट में एक और व्हाट्सएप का ही मैं मैसेज देता हूं कि आज हमारे देश में 25 लाख एक्टिव केस अगर हैं तो 25 करोड़ डॉक्टर हैं कोविड के, सभी कोविडोलॉजिस्ट बन गए हैं। तो बिना जानकारी के उचित इलाज के अभाव में ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जिसमें म्यूकरमाइकोसिस एक नया कॉम्प्लिकेशन आया है जो ऑलमोस्ट उतना ही महत्वपूर्ण होते जा रहा है जितना कि पैंडेमिक है। जी बिल्कुल प्रफुल्ल जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की तमाम उन लोगों के लिए भी जो बिना सोचे समझे बस किसी ने बता दिया आप ये गोली ले लो, आप ये खा लो, आप ये काढ़ा पी लो, या फिर आप ये उपचार आप कर लो, तो अगर वो कोविड पीड़ित नहीं भी है तो भी अंधाधुंध ना सिर्फ वो खुद खा रहा है, अपने बच्चों को खिला रहा है, अपने पूरे परिवार को खिला रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जानकारी का अभाव, और जैसा कि अभी आपने भी कहा कि बिना मेडिकल कंसल्टेशन के इस प्रकार से आप दवाइयाँ लेते हैं तो उसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो क्योंकि आपको पता नहीं होते, आपको सिर्फ ये पता होता है व्हाट्सएप के द्वारा या तमाम यारों दोस्तों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, ये दवाई लेनी है, ये कोविड से आपको बचाएगी, लेकिन उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको नहीं पता होते, जो कि अभी आपने बताया। डॉक्टर साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर एक और आपसे पूछना है। तीसरी लहर के बारे में सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, हालांकि सरकारें क्या करेंगी, प्रशासन क्या करेगा, ये उनका विषय है। हम अपने विषय पर आते हैं। तीसरी लहर से डरने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत एक आम व्यक्ति को है, और दूसरा इसमें अंदेशा ये जताया जा रहा है कि बच्चों के अंदर इसका सबसे ज़्यादा खतरा देखा जाएगा। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब, कल ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक केस देखने को मिला जहाँ पर एक 8 साल का बच्चा, क्योंकि उसके माता पिता कोविड से संक्रमित थे और वो उसी घर में रह रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, उस 8 साल के बच्चे के अंदर मैं आपको एक शब्द यहाँ पर सुनाई में आया था, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम उस बच्चे में पाया गया। हालांकि उसकी कोविड जांच हुई, लेकिन कोविड का उसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया, यानी कि हम उसे असिम्टोमेटिक मान सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उसको तकलीफ शुरू हुई तो देखा गया कि उसकी आंतों में, स्किन में, आंखों में, फेफड़ों में, हार्ट में और किडनी में संक्रमण के कारण सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन आ गई थी। 9 दिन के कड़े संघर्ष के बाद अब उस बच्चे को बचा लिया गया है। लेकिन सवाल वही है कि तीसरी लहर का डर, और बच्चों में अब धीरे धीरे तमाम राज्यों से आपके पास भी ऐसी खबरें जरूर आएंगी कि बच्चों में भी कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। अब जहां पर बच्चे अगर 10 साल या 12 साल उम्र से बड़े हैं उनको हम एक बार समझा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे छोटे हैं, 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं, क्योंकि वो माँ बाप से दूर भी नहीं रह सकते और स्पेशली अपनी माँ से, और अगर माँ के अंदर ये संक्रमण आ गया तो कैसे इन छोटे बच्चों को बचाएं और क्या प्रिकॉशनरी मेजर लें? डॉक्टर साहब देखिए, आपने बहुत अच्छा आकलन हमें बताया। अब कुछ एक चीज मैं आपको परिप्रेक्ष्य में, इस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा जी। जब फेज 1, जब पहली लहर आई थी तो देखा गया कि एल्डरली लोगों में सीरियस डिजीज होता है और मौत ज्यादा उम्र वाले में होता है जी। इसका मतलब यह नहीं था कि कम उम्र वालों में नहीं हो रहा था, मौतें कम उम्र में भी हो रही थी, लेकिन उस समय इन्फेक्शन इतना ज्यादा व्यापक नहीं था, इसलिए जो परसेंटेज डेथ देखा गया वो एल्डरली में ज्यादा देखा गया जी। अब उस आधार पे हमारी प्रायोरिटी हुई कि एल्डरली पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेट कर लो, और एल्डरली पॉपुलेशन सचेत हो गए जी। देखिए, ये एपिडेमियोलॉजी हमें समझना पड़ेगा कि फर्स्ट वेव में एल्डरली लोग थे, सेकेंड वेव में एडल्ट मध्यम वर्ग के लोग हैं, और थर्ड वेव में बच्चों को होने वाला है। तो इस एपिडेमियोलॉजी को समझिए कि जब हमें मालूम है कि हमें संकट है तो हम बचे हुए हैं, तो जिनको लग रहा था कि हमें संकट नहीं है वो खुल के बाहर आ गए जी। और जब परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन देखिएगा तो इस दूसरी लहर में ज्यादा लोग जो अफेक्ट हुए हैं वो मध्यम वर्ग वाले, मध्यम उम्र वाले हैं जी। नंबर 1। नंबर 2, मध्यम उम्र वाले लोगों में इनिशियल सिम्टम कम होते हैं, जब सीवियर सिम्टम होता है तब जाके लोग डॉक्टरी सलाह लेते हैं, तो डॉक्टरी सलाह लेने में देरी हुई। तीसरी बात, यहां पे हमारा समाज और हमारी गवर्नमेंट भी फेल की जी। यह कोविड का इन्फेक्शन होली के बाद ही बढ़ने लगा था जी। मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टरों ने सोशल मीडिया पे क्राई किया कि भैया कोविड का सुनामी आ रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन एक संस्थागत निर्णय लेने में देरी हुई जी। और जो निर्णय 1 अप्रैल को लेना चाहिए था वो निर्णय 15 अप्रैल को लिया गया जी। बहुत बार यह भी सुनने में आया
कि कोविड के पॉजिटिव केसेस की रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाती है, रिपोर्ट्स को 2 दिन 4 दिन तक डिले किया जाता है। तो जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई वो समाज में अगले 4 दिन तक घूमते रहे। तो एक बंदे से अगर एक बंदे को इन्फेक्शन होना था तो वो सुपर स्प्रेडर बन के समाज में 25 लोगों को इन्फेक्शन पहुंचाया। तो ये जो दूसरा लहर पहली लहर के तुलना में ज्यादा हुआ, इसके पीछे कारण हुए, नंबर 1, समय से रहते हुए चेतावनी नहीं दी गई, जो मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा उसे माना नहीं गया, फाइनेंस और बाकी सारे कंपल्शंस के कारण जितने रेस्ट्रिक्शंस लाने चाहिए वो लाए नहीं गए जी। और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन, एल्डरली पॉपुलेशन था, वो लोग तो बेचारे पहले से डरे हुए थे। तो उन लोगों ने सुरक्षात्मक उपाय ज्यादा किए और जिन लोगों को कम डर था उन लोगों ने सुरक्षात्मक उपाय कम किए। तो जिन लोगों ने सुरक्षात्मक उपाय कम किए उनमें इन्फेक्शन ज्यादा हुआ। प्लस कोविड वैक्सीनेशन में बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे आए जो कि वैक्सीन हुआ और अगले दिन 3 दिन बाद 4 दिन बाद सिम्टम्स आए और कोविड हो गए। तो कोविड वैक्सीनेशन के दौरान जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वो नहीं हुआ और वो एक एपिसेंटर बन गया। जहां जहां वैक्सीनेशन हुआ वहां इतनी भीड़ हुई कि वहां से सुपर स्प्रेडिंग हुआ। तो ये सब कारण थे कि सेकेंड वेव में एडल्ट पॉपुलेशन यंगर देन 50 इयर्स वाले लोग ज्यादा अफेक्ट हुए और वो लोग ज्यादा सीरियस भी इसलिए हुए कि शुरू के 1 हफ्ते 10 दिन तक माइल्ड डिजीज को माना कि अरे ऐसी जुकाम खांसी है, तो उनने एडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने में भी देरी कर दी, जो एडिक्वेट रेस्ट चाहिए वो करने में देरी कर दी। तो उनमें से ज्यादातर लोग गंभीर हो गए और जब गंभीर हो गए तो ट्रीटमेंट के लिए आपकी भागा दौड़ी शुरू हुई और पूरा ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी बहुत लोग नहीं बच सके। अब इसी को हम तीसरे वेव में ट्रांसलेट करते हैं कि अब हमें यह पता चल गया कि इतने लोग तो अफेक्टेड हो गए। और एक खूबसूरत चीज ये भी है कि पहले वेव के बाद हमने एल्डरली को वैक्सीनेट कर दिया, दूसरे वेव के बाद फिर हमने 45 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीनेट कर दिया, फिर तीसरे वेव में अब 18 साल से ज्यादा वालों को वैक्सीनेट कर दिया। अब क्या है कि जिनको हम वैक्सीनेट कर दिए या जिनको रिस्क है वो लोग अब संभल गए, तो अब बचा कौन? बचा वही जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, बचा वही जिसको लग रहा है कि माइल्ड डिजीज हो रहा है। तो अब जो वल्नरेबल पॉपुलेशन हुआ, थर्ड वेव तो उसी में होगा। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन मेरा बचा बचपन के लोग, बच्चे, चिल्ड्रन बिलो 18 इयर्स, इनमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ये लोग क्राउडिंग में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, खेलने जाएंगे। एक बच्चे को इन्फेक्शन होगा तो 25 बच्चे को इन्फेक्शन होगा। तो यह जो कहा जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों को होगा, उसके पीछे बेसिक यही है कि अब जो वल्नरेबल पॉपुलेशन बचा वो बच्चे बचे, प्रेग्नेंट लेडी बची, लैक्टेटिंग वुमेन बची जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, या जिनको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ। देखिए, नेचुरल इन्फेक्शन के बाद भी कम से कम 3 महीने तक तो एंटीबॉडी रहता है आपके शरीर में। 3 महीने तक तो मान के चले कि नेचर ने आपको वैक्सीनेट कर दिया है। तो पहले फेज में जिनको इन्फेक्शन हुआ उनमें कुछ तो एंटीबॉडी थी जिसने उनको बचा लिया। अब दूसरे फेज में उनको ज्यादा हुआ जिनको पहले कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ था या जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। अब जिनको इन्फेक्शन हो गया उनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी तो उनको अगले 3 महीने से 6 महीने तक बचा के रखेगा ही। तो थर्ड वेव जो होगा वो उन्हीं को होगा जिनको ना इन्फेक्शन हुआ है और ना जिनके अंदर इम्यूनिटी है, ना जिनको वैक्सीनेशन हुआ है। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जो होने वाला है वो बच्चों को होने वाला है। और ये मल्टी ऑर्गन फंक्शन, इसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। सारे अंगों में इन्फ्लामेशन हो जाता है। मुख्य अंग हो गए, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, लंग हो गया, ये 4 अंग हैं। इन चारों में इन्फ्लामेशन होगा, इनका काम करना कम हो जाएगा, तो पूरा मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हम बोलते हैं। ये सब में होता है जिसमें भी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होगा, जिसमें भी अपने ऑर्गन इम्यून रिस्पॉन्स के कारण ज्यादा डैमेज होंगे और डैमेज होने के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, तो उसमें यह मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होगा।
जी और यही काम उस बच्चे में बेचारे में हुआ। जी उसका जब सारा ऑर्गन डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म ऑफ इन्फ्लामेशन, तो जी उसे मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हुआ। तो मुद्दा यही है कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको आप पहले से सोच लीजिए कि अगला पॉपुलेशन जो है वो ये वल्नरेबल है, अब मुझे इसको भी प्रोटेक्ट करना है। जी हमें वेट नहीं करना चाहिए कि जब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया तब हम बच्चों को बचाना शुरू करें। हम जी प्रोएक्टिवली काम करें ताकि जो नेक्स्ट वेव का वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको हम पहले से इम्यून कर लें, तभी हम थर्ड वेव को रोक पाएंगे। रोक पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं इंतजार हमें नहीं करना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ में डॉक्टर राहुल शर्मा भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राहुल, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू सर। जी राहुल जी, हमारे साथ में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्रा भी जुड़े हुए हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, और जिस प्रकार से अभी इनसे भी बात हो रही थी, आप भी सुन रहे थे कि जो थर्ड वेव जो आएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, और क्यों होंगे उसका भी एक उचित कारण डॉक्टर प्रफुल्ल ने समझाया। डॉक्टर राहुल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि थर्ड वेव आएगी, उससे बच्चे क्यों प्रभावित होंगे, उसके लिए क्या कुछ हमें अभी से करना पड़ेगा, अभी से क्या कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, वो सब डॉक्टर प्रफुल्ल ने बताया। आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर राहुल की थर्ड वेव या फिर ब्लैक फंगस का प्रिवेंशन, या फिर बच्चों को इससे कैसे बचाएं घर में रहकर ही, क्योंकि जबरदस्ती तो किसी को दवाई देनी नहीं चाहिए, और उसका जो साइड इफेक्ट है वो हम झेल रहे हैं। कई लोग जो बिना सोचे समझे बस दवाई ले लेते हैं, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, वो खा ली, कोविड है तो भी खा ली, नहीं है तो भी खा ली, उसका जो बैड इफेक्ट है वो तो वो लोग झेल ही रहे। लेकिन अब क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन होने में सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी थोड़ा सा समय लगेगा, उस वैक्सीनेशन के होने से पहले बच्चों के साथ में क्या कुछ प्रिवेंटिव उपाय हम अपने घर में रहकर ही कर सकते हैं, डॉक्टर राहुल? तो आई थिंक ये सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त कि बच्चों को कैसे बचाया जाए। जैसे सिंगापुर से भी कुछ रिपोर्ट्स आई और हमने देखा कि बच्चों में इंफेक्शन इंडिया में भी थोड़ा सा प्रेवलेंस बढ़ गया है, जिसमें MIS-C सिंड्रोम देखा जा रहा है जी बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें ये समझने वाली है कि ये सब चीजें हो क्यों रही हैं। जी इन सब चीजों का एकमात्र कारण है कि इनिशियली हम लोगों ने सोचा कि बच्चे सिर्फ इंफेक्शन स्प्रेड करते हैं और उसमें डिसीज नहीं आ रही है। जी एंड जितने भी फैमिली इन्फेक्ट हो रही हैं जिनमें बच्चे हैं, बच्चों को आइसोलेट करना पेरेंट्स के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और उसी चक्कर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं। जी जिनमें से कुछ बच्चों में, जैसा डॉक्टर प्रफुल्ल ने बताया, ये MIS-C सिंड्रोम हो रहा है क्योंकि ना तो इनमें एंटीबॉडीज हैं ना इनको वैक्सीनेट किया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा वो है ब्लैक फंगस का। जी तो आई थिंक ब्लैक फंगस के लिए कहीं ना कहीं हम सब लोग खुद जिम्मेदार हैं। जब दुनिया में क्राइसिस आया इंडिया में, ना दवाई मिल रही थी, ना हॉस्पिटल बेड मिल रहे थे, ना ऑक्सीजन मिल रही थी, उस वक्त लोगों के पास कोई और चारा नहीं था, उन्होंने घर में ही ट्रीटमेंट करना चालू किया, जिसमें ये दर्शाया गया कि स्टेरॉइड ही एक लाइफ सेविंग ड्रग है, जिसके मूलभूत आधारों को छोड़ के लोगों ने समझा कि पहले दिन कोविड आए और हम स्टेरॉइड चालू कर लें और हम सब ठीक हो जाएंगे। जी स्टेरॉइड के अगर आप साइड इफेक्ट देखेंगे गूगल पे, तो ये सारे साइड इफेक्ट पहले से ही थे स्टेरॉइड के। ऐसा नहीं कि कोई नया साइड इफेक्ट स्टेरॉइड ने दे दिया है जिसकी वजह से ब्लैक फंगस हो गया है। जी दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि कोविड सिर्फ उन लोगों में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट था या उन लोगों में सबसे ज्यादा था जो डायबिटीज हैं, जिनको कार्डियक डिसीज है या सारी अदर प्रॉब्लम्स, कोमॉर्बिडिटीज हैं। सो पेशेंट जिनको डायबिटीज है, जैसे ही आपने स्टेरॉइड दिया उनकी शुगर स्काई हाई चली गई, जिसका मैनेजमेंट घर पे नहीं हो पाया या लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया। जी अब उसी के दुष्प्रभाव हमें दिख रहे हैं, जिसमें लोगों की इम्यूनिटी डाउन है, इसलिए वो कोविड से अफेक्ट हो रहे हैं। इम्यूनिटी डाउन है, उनकी शुगर बढ़ी हुई है, जो कि एक बहुत ही कल्टीवेटेड मीडियम है ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस को बढ़ावे के लिए। जी तो म्यूकरमाइकोसिस की ग्रोथ दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक है कि इम्यूनिटी अगर आपकी लो है, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस हर जगह है, इट इज कॉल्ड यूबिक्यूटस, हवा में हर जगह है, आप भी वो हवा ले रहे हैं, मैं भी वो हवा ले रहा हूँ और वो पेशेंट भी ले रहा है। जी लेकिन जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम होती है और शुगर बढ़ी हुई होती है, उस फंगस को ग्रोथ करने के लिए एक अच्छा मीडियम मिल जाता है और वो ग्रो कर जाता है। ग्रो भी वो ऐसी जगह पर ही कर रहा है जैसे कि इसके स्पोर्स में है, जो नाक के द्वारा हमारे अंदर जा रहे हैं, नाक के साइनसेस में बैठ जा रहे हैं, वहां से या तो आई में स्प्रेड कर रहे हैं या ब्रेन में कर रहे हैं या लंग में चले जा रहे हैं। तो ये दो ही सबसे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर ये स्पोर्स जाके बैठते हैं, फंगस ग्रो करता है और इसकी कॉम्प्लिकेशन आ रही है। जी प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है कि दवाइयां हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। कुछ दवाइयां जो गवर्नमेंट ने जनहित में जारी की हैं, उन दवाइयों में इस तरह के साइड इफेक्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी दवाई, स्पेशली स्टेरॉइड, आप
स्टार्ट करते हैं तो ना अपने भाई बंधु की बात करिए, ना ये देखिए कि उस पेशेंट को स्टेरॉइड दिया था इसलिए मैं भी स्टेरॉइड ले लेता हूँ और मैं भी ठीक हो जाऊंगा। आई थिंक योर फिजिशियन या डॉक्टर इज द बेटर पर्सन टू टेल यू कि कितना स्टेरॉइड देना है, किस स्टेज पे देना है, आपको जरूरत है या नहीं है जी जिसकी वजह से इसके दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। जी जिन लोगों को म्यूकरमाइकोसिस हो गया है उन लोगों को जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ दवाई बल्कि सर्जरी का भी इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी तभी इससे निजात पाई जा सकती है। अदरवाइज म्यूकरमाइकोसिस इज अ डेडली फंगस, जी इट इज अ डेडली फंगस, इसलिए इतना केओस मचा हुआ है। जी बच्चों में म्यूकरमाइकोसिस का रिस्क बहुत कम इसलिए है क्योंकि बच्चों की डेवलपिंग इम्यूनिटी होती है। कोई भी पीडियाट्रिशियन या कोई भी डॉक्टर अभी बच्चों में स्टेरॉइड नहीं दे रहा है, जो कि एक कॉमन चलन हो गया था अडल्ट पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से मैक्सिमम साइड इफेक्ट अब देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आई थिंक बच्चों में म्यूकरमाइकोसिस का रिस्क बहुत ही कम है। नेचुरली भी कोविड से पहले हम देखें तो जिन लोगों की सिर्फ इम्यूनिटी कम होती है उसमें ही म्यूकरमाइकोसिस मिलता है, और बच्चों की में इसका प्रेवलेंस बहुत ही कम है। बच्चों में सिर्फ समझने वाली बात यह है कि हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना है और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। जी इन्फेक्शन प्रिवेंशन करना बहुत मुश्किल है, सो जो बेस्ट दूसरा सोल्यूशन है वो है इम्यूनाइजेशन। जैसे कि हम मास यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन चलाते हैं बच्चों के लिए। आई थिंक एज द रिसर्च इवॉल्व वी विल सी कि दीज वैक्सीन माइट बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन किड्स ऑल्सो, और हम बच्चों को भी इस वैक्सीन को यूनिवर्सल प्रोग्राम में आई थिंक हमें लेटर ऑन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बट अभी हमें प्रायोरिटी बेसिस पे उन लोगों को या उन बच्चों को वैक्सीनेट करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तो रिसर्च यही चल रही है कि वैक्सीनेशन दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो वो रिसर्च जल्दी से कंप्लीट हो और उसी के बाद हम ये स्टेप उठा सकते हैं। जब तक बच्चों की इम्यूनिटी का ख्याल रखना है और उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन करने से रोकना है, जो कि नॉर्मल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो सबको अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर राहुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और साथ ही साथ अब ये देखने वाली बात होगी कि जो मेडिकल जगत के लोगों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा जो चीज़ बताई जा रही है, कृपया उसे वर्ड टू वर्ड सुने और समझें। ये नहीं कि कोई एक सेंटेंस आपने पकड़ लिया, तीसरी लहर आ रही है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, बच्चों में ये ज़्यादा खतरनाक साबित होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन उसके प्रिवेंशन भी हैं। उससे कैसे बचें, न सिर्फ हम खुद को बचाएं बल्कि हमारे परिवार के लोगों को, हमारे बच्चों को कैसे बचाएं, ये भी डॉक्टर्स बता रहे हैं। अभी डॉक्टर प्रफुल्ल ने भी बताया, डॉक्टर राहुल अभी आपने भी बताया। तो ज़रूरी है सही जानकारी लेने की और उस जानकारी को समझकर अप्लाई करने की। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रफुल्ल आपका, डॉक्टर राहुल आपका, चंद्रसेन जी, साक्षी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात होगी, तीसरी लहर आएगी, इससे सावधान भी रहना है, लेकिन सबसे बड़ी बात अफवाहों से बचना है, सही जानकारी हासिल करनी है और उस जानकारी को सही तरीके से समझकर बचना है इस तीसरी लहर से। तो फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।